और मेरे साथ है मेरी सहयोगी साक्षी और साथ ही है नया पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी और रवि सक्सेना जी हैं जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये हमारे मेहमान हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का, बहुत ही स्वागत। और एक बड़ा ही और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ विमर्श होगा, डिबेट होगी। ये विनम्र अनुरोध है, कुछ दबाव बनाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि बड़ी खिंचाई हो रही है आजकल हम एंकर्स की कि जी, तो बहुत बहुत सतर्क होकर बोलना पड़ता है। चलो जी, आप मुझे भी डॉक्टर कह सकते हैं जी। तो बारिश हुआ है, बारिश होने की खबर है साक्षी, रतलाम में क्या अपडेट है जरा हमें बताइए। बिल्कुल, तो देखिए मौसम में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। एक तरफ चुनावी गर्मी है और दूसरी तरफ मौसम भी लगातार करवट ले रहा है। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं मौके से, उनसे जानकारी लेते हैं। दलजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलजीत सिंह जी। दलजीत, क्या अपडेट है? और सानू बारिश हो रही है जी रतलाम दे विच, क्या क्या मसला है जी, जरा बताइए हमें जी दलजीत भाई। बिल्कुल सर, आधे घंटे पहले यहाँ पर रब जो है मेहरबान हुआ था, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है मतदाताओं को। पर आधे घंटे के लिए मतदान जरूर थमा, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, जिसकी वजह से मतदाता जो मत करने जाने वाले थे उसमें कहीं ना कहीं उनको ब्रेक लगा था। पर अब मौसम जो है सुहाना हो गया है और मौसम विभाग की जानकारी की बात करें तो आने वाले कुछ समय में पुनः बारिश शुरू हो सकती है। फिलहाल अभी मतदान चल रहा है, मत प्रतिशत अच्छा है, 52% मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंदर अभी तक मत प्रतिशत हो चुका है, मतदान कर चुके हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, धीरे धीरे मतदान करने वाले घरों से निकल रहे हैं और मतदान करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और आप भी काफ़ी हरे भरे नज़र आ रहे हैं, हरे रंग की जैकेट है आपकी और शर्ट भी है, काफ़ी मैच कर रही है, क्योंकि मसला हरियाली का है। बारिश के साथ हरियाली जुड़ती है और इस बार तो ऐसा मेहरबान है रब, जो बात आपने कही कि अप्रैल भी निकल गया, बड़ा हिस्सा उसका बारिश में, और मई की शुरुआत भी हम मिड में खड़े हैं मई के, लेकिन बारिश है कि वो बिल्कुल लगी हुई है कि नहीं भैया इस बार गर्मी से ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट लेते रहिएगा। तो इंदौर को छोड़कर आपको बता दें कि मतदान का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बेहतर है और हमें दोपहर 3:30 तक यानी 3:30 बजे दोपहर तक हमें लेटेस्ट अपडेट 2 बजे का मिलेगा। लेकिन जो मैं प्रोजेक्टेड आपको बताने की कोशिश करूं तो इंदौर में करीब करीब मुझे लगता है 2 बजे तक हमें 42 से 45% का फिगर मिल सकता है। इसकी अगर धार की मैं बात करूं तो धार में हमें करीब करीब 58% के आसपास मिल सकता है और बाकी जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ भी ये फिगर आपको 55 से 58 के बीच का फिगर मिलेगा। इंदौर ही मुझे लगता है जो 42 और 45 के बीच में कहीं अटक सकता है, क्योंकि अब मतदान धीमे होता है, शाम तक उसकी प्रक्रिया धीमे होती है। तो ये एक ट्रेंड ज़रूर हमें समझ में आ रहा है। इसी पर एक क्विक रिएक्शन हमारे पैनल का मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। डॉक्टर आहलूवालिया जी, आपका रिएक्शन इस पर। इंदौर थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा क्या वहाँ से जो दोनों मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं उनमें से एक के हटने का काफ़ी असर दिख रहा है। जी। बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक विनम्र निवेदन करूंगी मैं, दर्शक जो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने मतदान का उपयोग नहीं किया है, अति शीघ्र बहुत खुशी से अपना मतदान का प्रयोग करें, राष्ट्रहित में करें और अपना राष्ट्र धर्म पूरा करें। निश्चित रूप से इंदौर के बारे में जो आपका रुझान है वो बहुत संतोषजनक नहीं है और कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक पूरा हम देख रहे हैं घमासान, जिसमें कोई एक प्रतिनिधि को बेइज्जत किया जाता है और वो नाखुश होके, मायूस होके दूसरी जगह जाता है और फिर उस व्यक्ति को एक बहुत ही उसकी दुर्गति होती है, क्योंकि उसे एक चरित्रहीन और बिल्कुल नालायक कैंडिडेट का रूप दिया जाता है कि पहली बात तो टिकट देती है पार्टी और फिर उसके बाद खंडन करती है कि यह व्यक्ति अच्छा ही नहीं था। अब उसके बाद भी जब वो बिल्कुल भाजपा का गढ़ है और वहाँ पर जो प्रचार करना शुरू किया वो बिल्कुल गैर राजनीतिक है,
लोकतंत्र के नियम, असूल और सिद्धांतों के खिलाफ है। और लोकतंत्र में नोटा के ऊपर अगर कोई प्रचार कर रहा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक दिन हो नहीं सकता, क्योंकि हम भी जानते हैं कि नोटा का राजनीतिक कोई उसका विकल्प नहीं निकलना है। तो जी बजाय इसके कि हम एक अच्छी राजनीति आगे प्रस्तुत करें, एक बहुत गैर जिम्मेदार तौर पर ये पूरी प्रक्रिया हुई है, निंदनीय है। रवि जी, आपका क्विक रिएक्शन सर। नहीं, निश्चित रूप से पहले तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि घर से बाहर निकलें, वोट करें, अपने मुस्तकबिल को बदलने के लिए, अपने देश के को विकास की राह पर डालने के लिए, अपने भविष्य को, अपने बाल बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए निश्चित रूप से आप बाहर निकलें। ये आपका बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका उपयोग कीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात जी, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जी, इंदौर के संदर्भ में हमारी भाजपा की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बातें हैं, क्योंकि कल हम इंदौर में थे और प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में गए थे, इस तरह का सवाल काफ़ी उठा था। तो अगर नोटा के बारे में अगर आप बात करें तो अगर नोटा हमको अधिकार दिया है चुनाव आयोग ने, तो इसलिए दिया है कि जहाँ पे भी अलोकतांत्रिक ढंग से अगर मताधिकार के हक और हुकूक को डाका डाला जाए, उसको धोखा दिया जाए, उसकी हत्या की जाए, तो वो खड़ा है नोटा के रूप में और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो निश्चित रूप से इंदौर की पढ़ी लिखी जनता, सुमित्रा जी ने भी कहा, भाई तुमको जरूरत क्या है, इतने साल से तुम जीत रहे हो, 5 लाख 4 लाख 3 लाख वोट से जीतते हो, और अब तुम इस तरह की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस पे मैं समझता हूं कि अब बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुमित्रा जी ने स्वयं कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया कुकृत्य है। अब दूसरी बात, अगर लोकतंत्र की जहां भी हत्या करने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से इस देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये इंदौर के लोग, आप जब रिजल्ट आएंगे तब आप देखेंगे। और अभी जो मत हो रहा है, ये गुस्सा है इंदौर की जनता का कि हमारा जो मताधिकार था, हम कांग्रेस को वोट देते, हम बीजेपी को देते, हम किसी और पार्टी को देते, पर ये हमारा जो अधिकार है उस पर अगर आप डाका डालते हो, उसकी आप अगर हत्या करते हो, तो निश्चित रूप से इस देश का, इस प्रदेश का मतदाता कभी भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही काम आज इंदौर की जनता कर रही है। लगातार महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रवि सक्सेना जी, डॉक्टर वीणा अहलूवालिया जी, और साथ ही दिनेश गुप्ता जी, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पत्रकारिता के और महत्वपूर्ण उनका करीब 4 दशकों का अनुभव, और हमारे साथ हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत करता हूं, चूंकि आप हमारे साथ हैं। तो पहले वीणा जी कुछ कहना चाह रही थी, क्विक वाणी जी, सॉरी जी, वाणी जी। भाई साहब ने बहुत वरिष्ठ हैं, पर मैं इनको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि लोकतंत्र की धज्जियाँ कब कब हुई थी, हमारे ही इस विशाल लोकतंत्र की। बाबा साहेब को जब जबरदस्ती बाई इलेक्शन में भंडारा में हराया गया था, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, तार किया था इस लोकतंत्र के पूरे इतिहास को और इसके पूरे। मतलब आप मानती हैं कि लोकतंत्र की हत्या की है आपने? आपके हमने हत्या नहीं की है। अगर आपके घर से हमारे पास आएंगे, 50 साल हम उदाहरण दे रहे हैं कि आप लोग अपने जो किया वही हमने किया है। आप अपने करतूतों से सीखे ही नहीं हो। नहीं, आप लोग लगातार वही कर रहे हो। बात कर रहा हूँ, आप उसको स्वीकार कर रही हैं कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है। दूसरी, आप जो अभी वक्तव्य दे रहे थे कि इंदौर का रुझान देखेंगे, तो भाई साहब 25 लाख वहाँ वोटर हैं। अगर कांग्रेसी वहां पे नहीं लड़ रहा है, वो विड्रॉ हो चुका है, तो कौन बचा? मैं विषय बदलता आप बोल रहे हैं क्या रिजल्ट आएगा? आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं। लोकतंत्र की हत्या जनता के रहते और आप जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के होते कभी नहीं हो सकती। ये माफ कीजिएगा, राजनीतिक एक पॉलिटिकल सटायर हो सकता है, एक दूसरे पर आपके आरोप हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के भीतर लोकतंत्र की जड़ें यानी बीजेपी कांग्रेस के भीतर बहुत गहरी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कस्टोडियन है इसकी जनता, मुहाफिज है, जो प्रतिनिधि है, जो उसके रहते इस देश में लोकतंत्र की हत्या। और यही वजह है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। एक क्विक रिएक्शन
दिनेश जी, पूरे ओवरऑल मतदान के ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? बात इंदौर की खासतौर पर चल रही है, जहां कांग्रेस कैंडिडेट के हटने के बाद शायद उसका असर कह लीजिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। जी, इंदौर की जो वोटर है वो एक मैसेज दे रहा है, पॉलिटिशियन को मैसेज दे रहा है। ये अलार्मिंग मैसेज है कि आप यदि इस तरह से करेंगे तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। देखिए, अब जितने भी चीज़ें, आप इंदौर तो बहुत पढ़ा लिखा शहर है, इंटेलेक्चुअल्स का शहर है। यदि आपने दल बदल कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बाद भी यदि कोई बैकडोर एंट्री होती है तो आप इसे बीजेपी कांग्रेस दोनों में हमने ये देखा समान रूप से एक जैसा रिएक्शन था इस पूरे इंदौर के घटनाक्रम को लेकर। ये बात दूसरी कि नोटा पर एक अलग तरह की डिबेट चल रही है कि नोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों डालना चाहिए। देखिए, नोटा तो बेसिकली ये भी एक मैसेज का तरीका है कि हमने एक बटन दबाया है कि आपके इस पूरे जो एक्शन था उसको हम सपोर्ट नहीं करते। ये तो इंदौर का है। लेकिन ओवरऑल देखिए ना, जो 4th फेज का इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ये। आप कांग्रेस बीजेपी दोनों के एजेंडे के हिसाब से देखेंगे, जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, 8 में से 5 कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कैटेगरी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 3 ST हैं, 2 SC हैं। तो वहाँ का वोटर क्या सोच रहा है? इंदौर का वोटर तो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर किस तरह से सोच रहा है, मुद्दों को लेकर किस तरह से वोट कर रहा है, वहाँ वोट परसेंटेज अल्टीमेटली कहाँ जाकर क्लोज होता है। क्योंकि बाकी जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंदौर में प्रॉब्लम है। बाकी जगह कांग्रेस का कोई कैंडिडेट डिस्टर्ब नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन किया है। तो इंदौर से हटके यदि आप देखेंगे तो ये पूरा इस महत्वपूर्ण इलाके में जो एजेंडा है, महत्वपूर्ण एजेंडा जो हमने देखा कि 3rd फेज से स्टार्ट हुआ था रिजर्वेशन का, अब 4th फेज तक वो चलता रहा। इसका रिजल्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किसके बात जो दिनेश जी उठी इंदौर को लेकर कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका देश में पिछले इलेक्शन में हाईएस्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजय का कीर्तिमान है, उस जगह क्या इसकी ज़रूरत क्यों हुई? ये भले ही इंक्लाइन हुए हों अक्षय कांति बम, वो बहुत उत्सुक हुए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको गले लगा लिया और गले पड़ गए अक्षय कांति बम। नहीं, बिल्कुल देखिए, इस पर जो है आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। एक तो देखिए, जो नेताओं की भी अपना एक मोरल जो है उसका भी सवाल आता है। अक्षय कांति बम को यदि कोई समस्या थी तो वो फॉर्म नहीं भरते जो बाद में कहानी बना रहे हैं। आप कह देते, बहुत सारे लोग कह देते कैंडिडेट हमें नहीं लड़ना, निर्मला सीतारमण भी तो नहीं लड़ी चुनाव, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं लड़ सकते। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप नॉमिनेशन फाइल करें, आपकी लास्ट डेट निकल जाए, पार्टी को मौका नहीं दें और आप फिर फॉर्म विड्रॉ कर लें। तो ये जो प्रैक्टिस थी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ठीक नहीं थी। कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस के बाद आप देख रहे हैं ना कि दल बदल की घटनाएं कम हो गई। बहुत बड़े नेताओं को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लाने का सिलसिला भी थम गया। तो लोगों को लगा कि अब ये अति हो गई है इस बात को, तो पार्टी ने भी उसको एक्सेप्ट किया। एक मैसेज था जिसको उन्होंने समझा, और मुझे लगता है कि ये जो आगे की राजनीति है उसके लिए इस तरह के एक जो झटके हैं वो बहुत लगना जरूरी है। आगे जो शुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, शायद अब आगे इस तरह के कोई घटनाक्रम मुझे लगता है ना तो कांग्रेस करेगी ना भारतीय जनता पार्टी। वाणी जी, इंदौर में, वीणा जी माफ़ कीजिएगा, ये वाणी मैं पता नहीं क्यों माफ़ी चाहूँगा आपसे कि वाणी और वीणा, हालांकि दोनों ही माँ सरस्वती के बहुत ही शुभ्रतावादी स्वरूप हैं। जी, पर्यायवाची ही हैं। वाणी में माँ सरस्वती विद्यमान होती हैं। जी, तो मुझे ये ज़रा समझाइए कि कोई आवश्यकता नहीं थी, अब वो आ गए तो मना भी नहीं कर सकते हैं, एक अतिथि की तरह दरवाजे पे खड़े हो गए तो आपने कहा भैया आ जाओ। लेकिन फिर भी ये एक थिंकिंग आपके लिए भी मुझे लगता है कि मैं इसको सबक नहीं कहूँगा, लेकिन आपने भी ये समझा होगा कि ऐसी कुछ घटनाएं जिनको हम अचानक अनपेक्षित कहेंगे, एकदम से घट जाती हैं। आपको भी लगा इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये भी भाई साहब आ जाएं, क्या दिक्कत है, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको लगा कि इससे हमें कोई फायदा भी नहीं हुआ और उल्टे हमारे ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए बहुत सारे। नफा नुकसान के अरिथमेटिक हमेशा समझने वाला और समझाने वाला नहीं होता, और हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जी। तो हम पूरे संसार में सबको अपना परिवार मानते हैं। परिवार में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, हमारे एक हथेली की 5 उंगलियां भी एक बराबर नहीं रहती हैं। तो कौन किस टाइप का आज कैसे है, कल कैसे होगा, वो हम कुछ निश्चित रूप से बोल नहीं सकते। बट हमारे द्वार आए मेहमान को भगाया नहीं जाता, अतिथि देवो भव, उसे बिठा के पानी पिलाया जाता है। बिल्कुल, मेहमान कह रही हैं जिस तरह से अक्षय कांति बम ने बीजेपी को ज्वाइन किया, लेकिन जब ज्वाइन कर लेते हैं तो अक्षय कांति बम को अब बीडी शर्मा का बयान सुने तो उन्होंने खोटा सिक्का भी कहा था।
तो क्या ये कहना भी ये बयान बहुत तर्ज पे सुनने में आ रहा है। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था क्योंकि ऑलरेडी उनको इस नाम से एड्रेस किया जा रहा था कि ये हमारा खोटा सिक्का है और वहां गया। और अधिकांश अभी जितने पिछले एक महीने में कांग्रेसी बड़े छोटे नेता, प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता भी जो रोते बिलखते हुए आए हैं भाजपा में, सबको खोटा सिक्का कहा गया, सबको कहा गया कि ये अच्छा नहीं है, उसके ऊपर बाद में कीचड़ उछाला गया। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि पहले आपके पास जो 22-25 साल से जुड़ा हुआ है वो अच्छा था, जब उसने कुछ गलतियां निकाली, उसने कुछ विद्रोह किया तो वो बुरा हो जाता है, तो उसका चरित्र। इस पे हम और आगे भी बात करेंगे, रवि जी की रिएक्शन भी मैं लूंगा, लेकिन अभी हम इसी, चूंकि बात इंदौर की है और बड़ी दिलचस्प है और इन 8 सीटों में मसला इंदौर ही है। सबसे महत्वपूर्ण मसला इंदौर है कि आखिर इंदौर क्या सोच रहा है, इंदौर इस लो टर्नआउट की तरफ क्यों जा रहा है और क्या इसका कारण वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो नतीजे के बाद क्लियर होंगी, लेकिन इंदौर में दिख नहीं रहा है मतदाताओं का वो रुझान जो रिमेनिंग 7 सीट्स पर, बची हुई 7 सीटें जो हैं इंदौर के अलावा, उनमें दिख रहा है। 1 बजे तक का फिगर है, 3:30 बजे हमें 2 बजे का फिगर मिलेगा। 1 बजे का फिगर इंदौर का कह रहा है 38.60, यानी केवल 38%, 38.60% मतदान हुआ है। एमपी के औसत 48.52 से करीब 10% कम है। 2019 में इंदौर में 69.34% मतदान हुआ था, उससे भी ये बहुत पीछे है। तो क्या 10 से 12% गिर सकता है मतदान, और क्या ये कांग्रेस के मैदान छोड़ने का असर है? ये वो बड़े सवाल हैं जो निश्चित तौर पर न सिर्फ और बीजेपी को इसलिए ये सवाल परेशान कर रहे हैं क्योंकि अक्षय कांति बम जी के मैदान छोड़ने से बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंदौर सीट उसके पास अर्ली 80s से है और इतनी ज़बरदस्त सीट है कि वहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदें कभी परवान नहीं चढ़ी हैं। और इस इलेक्शन में भी कोई ऐसा नहीं था विवाद की खड़ा हो रहा था। बंसल न्यूज़ के सवाल देख लीजिए, कांग्रेस उम्मीदवार के मैदान छोड़ने का क्या असर, क्यों नहीं पड़े वोट, पहला सवाल। कांग्रेस उम्मीदवार के मैदान छोड़ने का असर, ये भी सवाल है। कांग्रेस का नोटा बटन दबाने की अपील क्या खारिज है या किस तरह से जाएगी? चुनाव के पहले जो घटनाक्रम हुआ, क्या उससे मतदाता नाराज है? क्यों नहीं पड़ रहे हैं वोट? पीयूष पारे के पास चलेंगे। पीयूष, अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें, पंकज सिंघवी जी थे कांग्रेस के उम्मीदवार और करीब 5 लाख से ज़्यादा वोट उनको पड़े थे, ऐसा मैंने कांग्रेस के एक साथी से जो हमारे साथ जुड़े थे चंद दिनों पहले, उन्होंने चर्चा में हमसे कहा था। तो जो वोट हैं वहाँ के 25 लाख के आसपास, उसमें से 5 लाख वोट कांग्रेस को गए थे। क्या ये वही वोट हैं जो कम होते हुए दिख रहे हैं या किधर कहीं और जा रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप इंदौर के रण को? देखिए शरद जी, शुरुआती दौर की हम लोग बात करें, यानी कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक मतदान केंद्रों पर भीड़ थी और जो ये वोटिंग परसेंटेज 38% तक पहुंचा है, ये तकरीबन उसी वक्त तक का है। उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर सन्नाटा भी है। कुछ देर में हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और यही टेंशन बीजेपी को सता भी रही है और यही वजह है कि बीजेपी आला कमान ने अब कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक है, चूँकि 8 विधायक कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के हैं, तो तमाम विधायक अब मैदान पर उतर चुके हैं। चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, रमेश मेंदोला हो, गोलू शुक्ला हो, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता अब ये कोशिश कर रहे हैं भरसक की कहीं ना कहीं वोटर्स को घरों से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। तो कुल मिलाकर जो एक टेंशन नोटा का था, दूसरी तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट सामने है नहीं, ये भी अब कहीं ना कहीं फैक्टर इस वक्त इंदौर की सीट पर नजर आ रहा है। क्या पीयूष, इंदौर में ये भी चिंता है बीजेपी को, क्या ये भी तनाव है उसका कि कहीं उसका जो मतदान समूह है जो बीजेपी को वोट करता है, क्या वो भी कहीं नहीं निकलेगा ये मान के कि अब क्या है, अब कैसे जाएं, अब तो चलिए? क्या वो चिंतित क्यों है? क्योंकि अगर हम 38% माने, कांग्रेस माइनस करें, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो नोटा पे जा सकता है, जो कांग्रेस समर्थन वाला है। बीजेपी का वोट बैंक तो इंटैक्ट ही रहना चाहिए।
बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी का वोट बैंक तो कहीं ना कहीं अडिग ही होना चाहिए, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अब कहीं ना कहीं जो निरस्ता रही थी इलेक्शन की, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट है नहीं मैदान में, वो निरस्ता अब कहीं ना कहीं वोटिंग में साफ तौर पर देखी जा रही है। सुबह के वक्त ये कहा जा सकता है कि वोटर्स में उत्साह था, लेकिन दोपहर का वक्त है, यहाँ पर जो है मतदान केंद्रों पर उतनी संख्या है नहीं जितनी उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी को टेंशन है। शाम को मुझे लगता है कि 4 बजे के बाद में जो आंकड़े सामने आएंगे उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियर होगा कि आखिर इंदौर की ये जो सियासत का सीन आखिर क्या है और वोटिंग परसेंटेज को लेकर आखिर कहाँ पर चूक हुई है और क्या कुछ यहाँ पर अब बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर मेहनत कर रही है उसका कितना फायदा मिल पाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, होम करते हाथ जलते, जो एक कहावत है कि हो सकता है कि बीजेपी का भी, या आप कह सकते हैं जो फ्लोटिंग वोटर्स होता है, जो अंतिम समय में मन बनाता है, उसके मन पर भी कुछ असर हुआ हो, और इसका क्या अंतिम नतीजा आएगा उससे हम देखेंगे। लेकिन ये चुनौती थोड़ी सी बन गई, नहीं तो सब कुछ बहुत स्मूथ था। और जैसा हमने कहा कि अक्षय कांति बम ना कोई चुनौती थे और ना उनके आने से कोई बीजेपी के बहुत नंबर बढ़ गए कि बड़ी ताकत हो गई, बीजेपी की ताकत बढ़ गई। लेकिन ये एक ऐसा मसला ज़रूर हो गया जिसकी वजह से नोटा का टेंशन हो गया और इंदौर में एक अलग मसला बनते हुए दिख रहा है कि वोटिंग नीचे की तरफ जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ ले चलेंगी साक्षी, जो इंदौर से ही है। बिल्कुल, इंदौर से खबर है। मालिनी गौड़ ने एक अधिकारी को फटकार लगाई है। पीठासीन अधिकारी के साथ यहां पर नोकझोंक का यह मामला सामने आया है इंदौर से, जहां पर पीठासीन अधिकारी शबनम खान से ये बहस हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बूथ नंबर 43 रामकृष्ण बाग का ये मामला है, जहां पर विधायक को नोटा वोट डलवाने की शिकायत मिली थी। तो देखिए, विधायक को जैसे ही ये जानकारी मिली, शिकायत मिली और यहाँ पर तीखी नोकझोंक हुई। तो यहाँ भी शरद जी, ये नोटा का ही मुद्दा सामने आ गया है। चलिए सुनते हैं एमबीएंस क्या कह रहा है। मैडम मैं उस तरह वो मैडम आपको मेरे को आपके ही भैया ने मेरे को भेजा, वो मैडम की तबीयत खराब है, उनके पास वाली चेयर पर हूँ, वो भी आ रहा है। उनको सिर्फ बोला था जो पूछ रहे हैं कि क्या करना है, पहले एक लड़की उसको बेटा जिसको डालना है उसके साथ नीला बटन रही है। मैं नोटा अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। लेकिन नोकझोंक से ज़्यादा ये मसला पीठासीन अधिकारी पर सवालों का एक दायरा खड़ा करने का ज़्यादा दिख रहा है। वो बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी भूमिका पर सवाल उठाने की कोशिश करते नजर आए। अखिलेश, किस तरह का मसला है और क्या समाधान तक पहुंच गया ये? बिल्कुल शरद जी, विधानसभा 4 से ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। यहाँ पर जो मालिनी गौड़ है, जो विधायक हैं, वार्ड 43 में पहुंची थी रामकृष्ण बाग में, और उसी दौरान उन्हें पता लगा कि जो पीठासीन अधिकारी है शबनम खान, वो नोटा को समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। और लगातार जो वोट डालने के लिए जो मतदाता जा रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं पर जो नोटा के लिए प्रेरित कर रही थी, और उसी की जानकारी मालिनी गौड़ को लगी थी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उसी दौरान जो मालिनी गौड़ है वो खुद वहां मौके पर पहुंची और जमकर पीठासीन अधिकारी को डांट ठपका लगाते हुए यहाँ पर दिखाई भी दी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से फोन पर बात भी की, और बात करने के साथ ही उन्होंने कहा कि ये नोटा को लेकर प्रेरित कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हालांकि अधिकारियों से बातचीत की गई है। अभी अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो अभी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मालिनी गौड़ है विधायक, वो काफी नाराज दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये कथित रूप से नोटा को प्रेरित करने का मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक अधिकारी की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि हम पूरे मामले की तहकीकात के बाद अगर पाया जाएगा कि किसी का पक्ष, चुनाव अधिकारी का पक्ष कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बाद रवि सक्सेना जी की टिप्पणी अपेक्षित थी। जी रवि जी। नहीं, देखिए, जो हमारी वाणी जी ने जो बातें कही, मैं उस मामले में केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कौन गया है रोते बिलखते, कौन ने उनको पलक पावड़े बिछाया, और कौन ने अपने यहाँ एक सेल बना डाला कि कांग्रेस से लाओ,
और बीजेपी में भर्ती कराओ। ये वो पार्टी थी जो चली थी कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे और बाद में कांग्रेस युक्त पार्टी बन गई। अब इनने सबसे बड़ा अपमान तो अपने कार्यकर्ता का, अपने नेता का किया, उसको नकारा और अकर्मण्य साबित किया कि कांग्रेस का आदमी आएगा, वो तुम लोगों के ऊपर बैठेगा, वो सही काम करेगा, तुम लोग तो काम के लायक हो ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी किस अधोगति की तरफ जा रही है। ये कहते हैं ना कि हम अपना स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी को समाप्त कर रहे हैं। वो पार्टी जो कि तथाकथित रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आप कहते थे कि कांग्रेस के पास तो साहब बूथ पे बिठाने के लिए आदमी तक नहीं है। हमने दोनों ही बातें आपको गलत साबित करके दिखा दी। आज भोपाल से लेके मध्य प्रदेश की हर सीट पे जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा दावा कर रही थी कि हमको तो वॉकओवर मिल गया, हम तो 29 की 29 सीटें जीतेंगे। अब देख लेना क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जिस शिद्दत के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ चुनाव लड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी को तारे दिखा रही है। सारे लोग, आपने भी कहा इंदौर में सारे लोग जमीन पे आ गए, तो आपको ये तारे जब जमीन पे आएंगे तभी इनको मालूम पड़ेगा कि चंद्रमा की तरफ फूकने का मतलब है अपने मुंह पर ही उसको। डॉक्टर वाणी जी, सबसे पहले तो मेरे विद्वान बड़े भाई साहब को ये जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो यहाँ हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, नेता नहीं है। कांग्रेस दूसरी विचारधारा में। और तारे गिनने की बात है और गिरने की और उठाने की बात है, तो क्या अमेठी रायबरेली में तारे बटोर रहे हैं? क्योंकि आज ही आप ही के एक कार्यकर्ता ने आज वक्तव्य दिया है कि राहुल गांधी के संदर्भ में बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम आप अगर वहां की बात करेंगे तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। वाणी जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। फिर मैं मोदी जी को भी बताऊंगा कि कितनी बार सीटें बदल के, कितनी दूर नहीं ले जाएंगे, इतनी दूर नहीं ले जाएंगे, इतनी दूर मध्य प्रदेश के आंगन में, और वो भी मालवा निमाड़ तक हम महदूद रहेंगे, सीमित रहेंगे जी। और जहां जरूरी होगा वहां बड़ी रिस्पेक्ट से मोदी जी का भी जिक्र होगा और राहुल जी का भी जिक्र होगा। और मुझे लगता है आप दोनों बहुत ही बिल्कुल बहुत सीजन आप दोनों पॉलिटिशियन हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत आदर के साथ हमने वक्तव्य रखा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने कोई ऐसी बात नहीं कही। बात करें तो ज्यादा बेहतर तथ्यों पे होता है जी, काल्पनिक नहीं। आपने बात बिल्कुल मर्यादा से कही है और मुझे लगता है रवि जी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही। आपको सीधी बात बोलिए। देखिए हम लोग चलिए जायका बदलते हैं, एक ऐसी खबर की तरफ चलते हैं जो बताती है कि कमिटमेंट किस तरह रहता है मतदाताओं का। दिव्यांग पति पत्नी कह लीजिए, उनकी हाइट बहुत कम है, करीब 3 फीट के हैं दोनों, और इसीलिए मैंने बहुत आदर से इनके प्रति दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये प्रकृति का निर्णय है और इसीलिए ये भी उतने ही सम्मानित और उतने ही श्रद्धेय हैं जितने कि मुझे लगता है हर मनुष्य को अधिकार है। और आप देखिए कि कितनी प्रसन्नता से वो मोर्चे पर डटे हैं, मतदान किया है उन्होंने। और ये पुनासा से ये तस्वीर आई है कि घर से निकले हैं और घर से निकल कर इन्होंने वोट किया है। और बहुत धन्यवाद है इनको कि इन्होंने अपने जो वोटिंग राइट है उसका बहुत, और महिला जो हैं, पत्नी जो हैं, उनके चेहरे पे अधिक प्रसन्नता है। और ये समय महिलाओं का है, ऐसा बेचक मैं कह सकता हूँ। और देखिए यहाँ और प्रसन्न दिख रही है इस प्रोफाइल में वो, तो काफ़ी बढ़िया ये तस्वीर है जी। हम लोगों की आपसे अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार हम अपने घर से निकलकर मतदान करने गए हैं, हमारी आप सभी से अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। तो ये उन लोगों के लिए सीख भी है और एक जवाब भी है जो अभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और एक अच्छा मैसेज भी है लोकतंत्र की, ये खूबसूरत तस्वीर भी है। बिल्कुल, कितनी साफ और कितनी मजबूत आवाज़ में उन्होंने ये अपील की है। मैं एक बार फिर सुनना चाहूँगा और सुनवाना भी चाहूँगा कि किस तरह से और कितनी बाआवाज़े बुलंद जिसको कहा जाता है, उससे भाई साहब ने ये अपील की है। एक बार फिर सुनिए जी। हम लोगों की आपसे अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार हम अपने घर से निकलकर मतदान करने गए हैं, हमारी आप सभी से अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। तो देखिए, कई मैं देखता हूँ युवाओं को भी, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत आदर से ये बात कह रहा हूँ कि
जब हम रिएक्शन के लिए उनके पास पहुंचते हैं तो आई डोंट नो व्हाट कैन आई से, ठीक है, अच्छा लगा, ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन देखिए एक्सप्रेशन कितना, जबकि समाज के हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले ये दंपत्ति हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बात हुई। और ये तस्वीर आपने देखी, और एक और अलग तस्वीर ये हमें मिल गए हैं मतदान के आंकड़े दोपहर 3 बजे तक के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है कि 3 बजे तक का ये फिगर हमें मिल चुका है, और ये फिगर बता रहा है कि बड़ी अच्छी तस्वीर है इंदौर को छोड़कर। इंदौर में भी तस्वीर अब थोड़ी तो बेहतर दिख रही है। देवास में 63.08, धार में 60.18, इंदौर में 48.04, खंडवा में 59.87, खरगोन में 63.84, मंदसौर में 61.58 और रतलाम में 62.78 और उज्जैन में 60.83। तो संदीप वत्स हमारे साथी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ रहे हैं उज्जैन से हमारे साथ। जी संदीप, क्या अपडेट है आपके पास? जी संदीप। जी शरद जी, देखिए मतदान का जो प्रतिशत है वो निश्चित तौर पे जो सभी राजनीतिक दल, प्रशासन, सामाजिक संगठनों की मेहनत थी, जो आशंकाएं थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन सब मेहनतों ने फल दिया है। अभी लगभग जो ताज़ा आंकड़ा आया वो 60% क्रॉस कर गया है। और अभी साथ ही साथ मौसम की भी हम यहाँ थोड़ी मेहरबानी देख रहे हैं कि जिस तरीके की धूप 11 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक कड़क धूप और गर्मी जैसी थी, अभी थोड़ा सा बादलों का यहाँ पे जमावड़ा हो गया है। आप इस तरीके मेरे पीछे भी देख रहे हैं, मैं मतदान केंद्र पे खड़ा हूं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि मैं जिस एरिया में खड़ा हूं तो कंपैरेटिवली पॉश एरिया कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मतदान का प्रतिशत अच्छा है। लोग बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते हैं, अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। तो शरद जी, कुल मिला के कि जब सबसे ज़्यादा जो इस बार था इशू, वो यही लग रहा था कि इतनी गर्मी और दूसरे मैटर, और वैसे भी कंपैरेटिवली लोकसभा इलेक्शंस में माना जाता है कि कार्यकर्ता थोड़ा कम एग्रेसिव रहता है। जितना छोटा इलेक्शन होता है उतना ज़्यादा कार्यकर्ता मेहनत करता है मतदाताओं को घर से लाने में। लेकिन लोकसभा होने के बावजूद भी जो परसेंटेज अभी है, लास्ट 2019 में उज्जैन में 75% टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था। तो उसके मद्देनजर अब ऐसा लगता है कि जो अभी शेष समय है, अभी 3 घंटे का, और मौसम भी अब सपोर्टिव रहेगा। साथ ही जो लोग अगर कहीं कामकाज या उस तरीके से गए वो भी 5 बजे तक भी फ्री होते आते हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो 75% का आंकड़ा है वो टच करेगा या क्रॉस करेगा। शरद जी बिल्कुल ठीक है। और जो ये फिगर दिख रहे हैं तो मुझे लगता है मतदान समाप्ति तक हमारे पास 70 से 75% का आंकड़ा हो सकता है हमारे पास। बाकी 7 लोकसभा सीटों की हम बात करें, और इंदौर की अगर हम बात करें तो दोपहर 3 बजे तक अगर 48% के आसपास वोटिंग है, तो बचे हुए घंटों में, जो अब बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 55% तक जा सकता है, 55 से 58% के आसपास रह सकता है। यानी जो आशंका जाहिर की गई थी कि 10% का एक शार्प डिक्लाइन, 69% था करीब प्रतिशत था, 70 से 1 कम था 2019 में इंदौर का मत प्रतिशत, जो घटकर अब ऐसा लगता है कि 60% के आसपास सिमट सकता है। हालांकि बीजेपी ने कमर कस ली है दोपहर 1 बजे के बाद से, और उसने वॉर रूम एक स्पेशली डिज़ाइन किया है, यानी वो अपने मतदाता को घरों से निकालने के लिए कमर कस चुकी है। तो इसका असर दिखने भी लगा है। आप कह सकते हैं कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये 45% के आसपास होगा, लेकिन ये उससे बेहतर है, 48%। और इंदौर आप निकलिए, ये सही बात है कि नोटा एक संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन नोटा ये भी कहता है कि जब बहुत वैसी स्थितियां हों तभी उसका प्रयोग हो, अन्यथा ये लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं एक चोट तो करता है। और नोटा वाकई एक चोट है जो एक नाउमीदी की तरफ इशारा करती है कि, और मुझे याद है दिनेश जी से ज़रूर मैं एक टिप्पणी चाहूँगा। दिनेश जी, एक वो दौर था जब देश बड़ी जल्दी लोकसभा इलेक्शंस में जा रहा था, हम बड़ी जल्दी प्राइम मिनिस्टर्स देख रहे थे, और 96 से 99 के बीच का ये दौर था जब हमें लग रहा था कि, और उसी दौरान अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, और इसमें कुछ दलों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन उसी समय
मध्य प्रदेश में किन्नर विधायक जीतती हैं सुहागपुर से, शबनम मौसी। कमला जान कटनी की महापौर होती हैं। भोपाल और उसके आसपास अनेक किन्नर प्रत्याशी नगरीय निकायों के चुनाव में जीतते हैं। और जब हमने उस समय इसका विश्लेषण किया था तो समाजशास्त्रियों का व्यू ये था कि ये जो जल्दी जल्दी चुनाव हुए हैं और राजनीति की अवसरवादिता को मतदाता ने देखा है तो वो निराश है, हताश है, और वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि मैं निराश हूं, इसीलिए उसने इस तरह की चीज़ों की तरफ बढ़ने का एक मन बनाया था। इस पर एक टिप्पणी चाहूँगा। बिल्कुल, ये तो था ही, क्योंकि विकल्प आपके पास जो मौजूद होते हैं उसमें यदि आपकी कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं तो फिर शबनम मौसी जैसे बहुत सारे विकल्पों पर हमारा वोटर करता है। और नोटा भी आप देखिए उसी विकल्प के तहत आया था कि आप अपना एक बटन है, आप इनमें से किसी को पसंद नहीं करते तो आप नोटा दबाइए। लेकिन ये जो इंदौर में नोटा का जिस तरह से उपयोग हो रहा, ऐसी कल्पना नहीं की गई थी जब ये नोटा लाया गया था कि ऐसा भी कोई एक दृश्य बनेगा कि जिसमें लोगों से कहा जाएगा कि आप हमारा कैंडिडेट अब नहीं है तो अब आप नोटा पर दबाइए। उसको लेकर भी एक निराशा का वातावरण तो है ही। पहले ही हम देख रहे थे फर्स्ट सेकंड दौर में जो वोटर में उदासीनता थी, फिर एक हम लास्ट फेज आते आते देख रहे हैं कि इंदौर में एक कैंडिडेट ही नहीं है। तो वो जो उदासीनता है वोटर में, वो उसका ही वजह हो रही है। ये नोटा है या और कोई दूसरा विकल्प होता इंदौर में, तो यदि शबनम मौसी जैसा कोई विकल्प होता तो हो सकता है कि विरोधी दल उसको भी कहता कि इनको प्रमोट करने की बात करता। लेकिन आप बाकी जगह आप देखिए, तब भी जो मध्य प्रदेश में अभी भी जो वोटिंग का परसेंटेज है बहुत अच्छा है। और लोग अब उन सारी चीज़ों को, जो पुराने अध्याय हैं जो 99 के बाद हमने देखे थे, 2004 तक बड़ा फिर स्थायित्व जब आने लगा था राजनीति में, अब मुझे लगता है कि लोगों को लग रहा है कि ये भी एक परिवर्तन का दौर है। ये जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, इसके बाद जो बदलाव आएगा वो भारतीय राजनीति में एक जो है शुचिता और सारी चीज़ों को जो है नए सिरे से लोगों के सामने होंगी। जी, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है। और साक्षी, क्या दिस इज़ द राइट टाइम तो हमें दूसरे स्टूडियो की तरफ बढ़ना है और शिवालिका की तरफ चलना है? बिल्कुल सर, क्योंकि ड्रोन भी शिवालिका के पास आता ही होगा एक आंकड़ों के साथ, सही जानकारी के पास। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टूडियो ले चलेंगे। शिवालिका, ओवर टू यू। कहां तक आपका ड्रोन पहुंचा और क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं? शुक्रिया साक्षी। चलिए अपने दर्शकों को अब अपडेट करवा देते हैं लेटेस्ट आंकड़ों से कि कहां कितना वोटिंग परसेंटेज अब तक रहा है। देश भर की 96 तो एमपी की 8 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। मालवा निमाड़ संघ की नर्सरी एक समय पर कांग्रेस का गढ़ रही और धीरे धीरे बीजेपी के कब्जे में आते रही। ऐसे में दोनों ही पार्टियों का कड़ा मुकाबला यहाँ है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कितना वोटिंग परसेंटेज यहाँ होता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे हॉट सीट इंदौर की, जहां 2014, 2019 और 2024 का वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। देवास की बात करते हैं, 2014 में 70.11 तो 2019 में 73.65, तो अब तक 63.08% वोटिंग देवास की लोकसभा सीट पर हुई है। वहीं धार की बात करें तो 2014 में 63.62% तो 2019 में 70.12% और अब तक 60.18% आंकड़ा धार की सीट का रहा। बात खंडवा लोकसभा सीट की करें तो वोटिंग परसेंटेज 70.49 2014 में, 2019 में 76.80 तो अब तक 59.97% यहाँ का वोटिंग परसेंटेज है। बात खंडवा सीट की करेंगे तो अब तक 59.87% वोटिंग 2024 का ये ताजा आंकड़ा आपको बता रहे हो चुके, जो 2014 और 2019 से अभी कम है। बात खरगोन लोकसभा सीट की करें तो 2014 में 66.37, 19 में 77.69 और अब तक 51.48% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। बात खरगोन सीट की तस्वीरें आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि कितनी वोटिंग परसेंटेज 2014, 2019 और 2024 में अब तक रहा है। अभी कुछ और घंटे बाकी है, इस वोटिंग परसेंटेज में जरूर ही इजाफा होगा, वो आंकड़े भी आपको बताएंगे। मंदसौर सीट की बात कर लेते हैं। मंदसौर सीट में 2014 में 70.87, 19 में 77.80 और 2024 में 61.58% वोटिंग अब तक मंदसौर में हो चुकी है। मंदसौर के आंकड़े एक बार फिर आप देख लीजिए कि 2024 में 61.58% वोटिंग अब तक मंदसौर की लोकसभा सीट पर हुई है। कुल 8 सीटों पर आज वोटिंग है। आखिरी चरण मध्य प्रदेश का। ऐसे में रतलाम की बात बताएं तो 2014 में 61.81, 2019 में 75.47 तो अब तक 62.78% ये आंकड़ा है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा माना जा रहा है। रतलाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 62.78% वोटिंग यहाँ पर अब तक हुई है और ये आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले, पिछले 3 चरणों के मुकाबले
इन 8 सीटों के आंकड़े काफी बेहतर समझे जा सकते हैं। उज्जैन एक हॉट सीट, क्योंकि सीएम मोहन यादव की ये होम ग्राउंड है, तो ऐसे में जरूरी हो जाती है। 2014 में 65.82, 2019 में 75.33, तो अब तक 2024 में ये आंकड़ा 60 के पार जा चुका है। और ये थे आज की 8 सीटों के वोटिंग परसेंटेज। ओवर टू शरद जी एंड साक्षी। बहुत शुक्रिया शिवालिका, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। और अब बात शादी की कर लेते हैं, और वो भी सबसे चर्चित किरदार राहुल गांधी जी की शादी की बात है। कमाल है सर। और राहुल गांधी खुद अपनी शादी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। रायबरेली में शादी को लेकर राहुल गांधी जी का बयान है, जल्दी करनी पड़ेगी शादी। राहुल जी ने कहा है, भीड़ ने राहुल गांधी जी से पूछा था, क्योंकि माना जाता है कि वो देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं, तो उनसे पूछा गया कब करेंगे राहुल जी शादी, तो राहुल जी बोले जल्दी करनी पड़ेगी शादी। क्या बोलते हैं राहुल जी, सुनिए जरा। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। ये बड़ा जबरदस्त जवाब है। एक तो अपनी प्यारी बहनिया के लिए बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, और एक बार और सुनवाते हैं ना किस तरह से उन्होंने, देखिए कितने लाड़ और दुलार से। आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है महिलाओं का ही दिन है आज, तो देखिए ना आप किस तरह से उन्होंने अपनी प्यारी बहनिया के लिए, बहन के लिए किस तरह से प्यार से कहा कि मेरा बड़ा ख्याल रखती। पूरा सुनिए, फिर से सुनिए। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। तो देखिए, एक बहन भाई की शादी को लेकर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मैटर करती है बड़े भाई की शादी छोटी बहन के लिए, और वो हमेशा देखना चाहती है अपने बड़े भाई को एक परिवार के तौर पर। एक बड़ा भावनात्मक लगाव होता है कि भाभी आएंगी, तमाम चीज़ें हैं, और फिर मैं अपने भाई को, जिसको कहते हैं ना कि सेहरा बंधते हुए देखूंगी। तो देखिए कितनी प्यारी अदा से, किस तरह से प्रियंका ने रुख किया। पहले उसका जवाब दो, जो तुमने कहा मेरे भैया वो सब ठीक है, लेकिन पहले उसका जवाब दो। और भैया सियासत में इतने मशगूल हैं कि शादी के लिए वक्त नहीं है, सवाल भी नहीं सुन पाए ठीक से। तो उन्होंने कहा सवाल क्या है भैया? बड़ी सादगी से राहुल पूछते हैं, और जब उनको समझाया जाता है कि सवाल आपकी शादी का है। बड़े अच्छे। रवि सक्सेना जी, कुछ भावुक भी नजर आए आप, मुझे क्या क्या कहेंगे जी? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी इस देश के लिए लड़ रहे हैं, और इस देश में जिस तरह से संविधान की हत्या हो रही है, जिस तरह से तानाशाही पूर्ण शासन बन गया है, जितनी हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं पर जी की बात कर लीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। मेरे जो आंसू निकले उसी बात पे आया है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है उससे आज ये देश में एक जागृति पैदा हुई है। और ये जो जागृति पैदा हुई है, निश्चित रूप से राहुल जी इतने मसरूफ रहे हैं। अब इस चुनाव के बाद निश्चित रूप से प्रियंका जी, सोनिया जी और पूरा परिवार चाहता है, और हम सब कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं, उनका ये भी परिवार है, सब लोग चाहते हैं कि राहुल जी जो है वो अब गठबंधन करें, विवाह के बंधन में बने, गृहस्थ जीवन को जिएं और थोड़ा रिलैक्स जीवन भी उनका हो, और निश्चित रूप से उनकी शादी हो। ये एक सपना मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान की लाखों लाख जनता का, करोड़ों करोड़ जनता का है, और निश्चित रूप से एक बहुत ही भावुक क्षण है। पहली बार मैंने सुना है कि उन्होंने एडमिट किया कि हाँ अब शादी करना पड़ेगी, मतलब
प्रियंका जी ने उनको कह दिया है कि अब नथिंग डूइंग, अब शादी करना है। जब आपने इतनी बातें कही दी तो एक बार और सुनवा देते हैं आपको जी। कि क्या मसला रहा। ये आज की सबसे चर्चित खबरों में से एक है, जिसको देखकर रवि जी भावुक भी हुए, उनकी आंखों में आंसू भी थे। और स्वाभाविक है, आप अपनी पार्टी से प्यार करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीणा वाणी जी हैं, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जिस तरह से अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से देखती समझती हैं, मन एकदम भावनात्मक हो जाता है। रवि जी भी उसका अपवाद नहीं है, वो अपनी पार्टी के नेता के प्रति डिवोटेड हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप प्यार करते हैं अपने नेताओं से, उनके लिए आपके आंखों में आंसू भी होते हैं। सुनिए वो क्या मंजर था जिसको देखकर लोग मुस्कुराए भी हैं और आंखों में आंसू भी आए रवि जी की। जी, ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। तो जल्दी ही करनी पड़ेगी शादी, और एक बड़ा जवाब उन्होंने दिया है। और एक बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, फिर हम पैनल की तरफ लौटेंगे जो हमें बताएंगी साक्षी जी। बिल्कुल, और इंदौर से ही ये खबर है जहां पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विजयनगर स्थित स्टार वॉक्स को सील कर दिया गया है। 150 से भी ज्यादा कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से ये एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई की है। कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रेरित किया, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। कर्मचारी बिना मतदान किए ही यहां पर काम पर लगे हुए थे, और जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। अपर कलेक्टर निशा डामोर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई भली ही की गई हो शरद जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी है लोकतंत्र के लिए, जिस तरह से वोट के लिए ये सराहनीय कदम उठाया गया है। कि ये जो संस्था है, ये दुनिया की एक नामचीन कॉफी शॉप की एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, और इसीलिए यहाँ ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि ये दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था है। जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे 150, वो मतदान के लिए नहीं गए थे, और ये एक लोकतंत्र के विरुद्ध एक बात है। और इसीलिए जिला प्रशासन ने कहा कि आपको प्रेरित करना था उल्टे कि सब मतदान करें और सबकी उंगलियों पर वो स्याही हो, और बजाय आप उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्रमशः भेज नहीं रहे हैं कि 15-5 के ग्रुप में जाकर वोट डाल के सुबह से आ जाओ। तो ये एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कर्मचारियों की तरफ से बात आई हो कि साहब हम तो करना चाह रहे हैं मतदान, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही है जाने के लिए। चलिए देवास से अगली बड़ी खबर के लिए देवास का रुख करते हैं, जहां क्या अपडेट है, किस तरह की परिस्थितियां हैं। काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। अमिताभ शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ क्या कहेंगे जी? जी बिल्कुल शरद जी, बताना चाहूँगा वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 63% से अधिक वोटिंग 3 बजे तक का जो काउंट है वो आया है, और वोटिंग परसेंट पूरी देवास लोकसभा संसदीय सीट में काफ़ी अच्छा माना जा रहा है कहीं ना कहीं। और मालवा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है। तो तमाम जो मतदाता हैं उनमें भी उत्साह नजर आया। कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी आज कमी देखी गई। और इस वक्त हम वशिष्ठ गुरुकुल स्थित बूथ पर हैं, जहां पर विधायक गायत्री राजे पवार जी अपना वोट कास्ट करने के लिए परिवार के साथ पहुंची हैं। देवास के राज परिवार से बिलोंग करती हैं और देवास की कद्दावर विधायक हैं, और विकास के लिए काफ़ी जानी जाती हैं गायत्री राजे पवार जी। और उनसे ही हम सीधे बात करेंगे। बताइए, आपने वोट यहाँ पर डाला है और क्या कहना चाहेंगे पूरे मध्य प्रदेश से में जिस तरह से चौथे चरण का चुनाव हो रहा है? जी, आज मैंने मेरे मताधिकार का प्रयोग किया है, और जिस तरह से देवास में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे बहुत ही सकारात्मक वातावरण दिख रहा है देवास में। और हम मानते हैं कि जो आह्वान 400 पार का माननीय मोदी जी ने किया है, दिल्ली में जब 400 सांसदों का काउंट होगा, उसमें हमारे देवास शाहजहाँपुर से भी हम एक भेज पाएंगे। ऐसी पूरी कोशिश है देवास की जनता की, और आप स्वयं देख रहे हैं बहुत उत्साह के साथ वातावरण सकारात्मक है।
पूरे देश में किस तरह से मोदी लहर को आप देखते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि पूरा उनके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव पूरे देश में अब ये जो होने जा रहा है। जी अमिताभ जी, सभी ने पूरे देश में माननीय मोदी जी की अहम भूमिका देखी है राष्ट्र निर्माण में। जिस तरह से उन्होंने काम करा है उसको देखते हुए और लोगों को बहुत आशा भी है मोदी जी से, और लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है आदरणीय मोदी जी के लिए। तो उसी विश्वास के साथ, उसी आस्था के साथ लोग वोट भी करेंगे मोदी जी को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी और इस राष्ट्र को एक गौरवपूर्ण राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस विश्वास के साथ सभी लोग वोट भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें, 29 में से कितनी काउंट करते हैं आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर? मैं मानती हूँ 29 में से 29 लाकर देंगे हम मोदी जी को। 29 कमल के फूल दिल्ली पहुंचाने की पूरी कोशिश है हमारी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर जो विधायक गायत्री राजे पवार हैं उनका कहना है 29 में से 29 जो है कमल के फूल मोदी जी को भेंट किए जाएंगे। बंसल न्यूज से उन्होंने खास चर्चा भी की और अपना जो उनका जो पोलिंग है वशिष्ठ गुरुकुल स्कूल। बहुत शुक्रिया, आपने पूरा अपडेट प्रस्तुत किया। और गायत्री राजे पवार जी जो विधायक हैं देवास से, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर